हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यूनिट 7 जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसके अंदर आज जो है हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक्स। इंडिया के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बैंक्स हैं उनके टाइप्स के बारे में हम जो इंडियाज बैंक्स कितने तरह की बैंक जो है वो ऑपरेट करती है। बैंक बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, क्रेडिट की नीड को फुलफिल करता है। क्रेडिट की नीड यानी किसी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। आप समझिए देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, बिजनेसेस को नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा इकोनॉमी के अंदर ही जो पैसा होता है उसको मोबिलाइज करके बैंकों के जरिए वो क्या होता है, इन प्रोजेक्ट्स के पास एज ए कैपिटल जो है वो पैसा होता है। और बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरी होता है जो ये काम करता है। ठीक है, वो इधर इंटरेस्ट पे करता है, एक तरफ से इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इंडिया के अंदर ये जो बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पहले हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इंडिया के अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री कैसी है। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब एकदम एंशियंट टाइम की हिस्ट्री भी नहीं बात कर रहा हूँ, एंशियंट टाइम के अंदर भी बैंकिंग होती थी। जो चाणक्य, दूसरा बुद्धिज्म के अंदर जो कथाएं और जो उनके पुस्तक वगैरह हैं उनके अंदर जिक्र है किस बात का, कि वहाँ पे बैंकिंग किस तरह की होती थी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी। फिर अगर कोई रिकवरी पैसा नहीं देता था तो उसके फैमिली से रिकवर किया जाता था। वो सारा सिस्टम एंशियंट टाइम का है। हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की, मतलब सन 1700 1800 एंड ऑनवर्ड्स। तो पहले एक बार ब्रीफ हिस्ट्री देख के फिर जो है हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर बात करेंगे। आइए जरा, सबसे पहले जो इंडिया की फर्स्ट बैंक थी उस बैंक का नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1986 के अंदर जो है ये बैंक की स्थापना हुई थी। एक प्राइवेट बैंक भी थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन वो आगे जाके फेल हो गई। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट बैंक थी। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोली गई। आपको पता हो तो जो फिरंगी अपने इंडिया में आए थे वो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये 3 उनके मेजर हेडक्वार्टर हुआ करते थे। तो 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 एक तरीके से आप समझ लीजिए उस टाइम की सरकारी बैंकों के रूप में इन्होंने काम शुरू किया। ये बैंक ऑफ बंगाल जो है वो बैंक ऑफ कलकत्ता होती थी पहले, लेकिन फिर बैंक ऑफ बंगाल हो गई। अब ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक है, प्रेसिडेंसी बैंक मतलब यूँ समझ लीजिए सरकारी बैंक है ये। ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके एक नई बैंक बनाई गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मतलब जब अंग्रेजों का, गोरों का पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया 1925 तक आते आते, तो उन तीनों बैंकों को मर्ज करके ये उस टाइम की एक तरीके से इक्विवेलेंट टू आरबीआई है। आज जो आरबीआई है वैसी ही वो कौन थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके साथ साथ ये तो सरकारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा था। जो इंडियन मर्चेंट है, व्यापारी, उन्होंने यूनियन बैंक की स्थापना की 1839 के अंदर, लेकिन वो फेल हो गई, करीब 10 से 1 साल चली। उसके बाद जो ओल्डेस्ट बैंक जो आज तक चल रही है वो इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये सन 1865 1895, करीब 150-200 साल से ये बैंकें आज भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में भी वर्क कर रही है और ये प्राइवेटली स्टार्टेड बैंक्स जो थी वो ये थी। अब आरबीआई की बात करें, आरबीआई आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत की सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर रेगुलेटर का काम भी करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे एडा है, सेबी है, वैसे ही आरबीआई है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट की बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं सारे आरबीआई करती है। फिर ये बैंकर्स का बैंक है, मतलब जितनी बैंक है उनको अगर बैंक की ज़रूरत पड़े तो वो पैसा कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का जो एक्ट है वो पास हुआ था 1934 के अंदर, और इसने आरबीआई ने ऑफिशियली अपनी फंक्शनिंग शुरू की थी 1935 से। कब? 1935 के अंदर। और ये शुरुआत में एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक थी, जैसे एक निजी बैंक होती है उसी तरीके से आरबीआई को स्टार्ट किया गया था।
फिर ये सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बन गई 1 जनवरी 1950 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई। जैसे ही भारतीय सरकार बनी 1947 के अंदर, तो वहाँ पे 1 जनवरी 1949 से ये एक स्टेट ओन्ड और स्टेट कंट्रोल सेंट्रल बैंक बन गई। मतलब सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड एक बैंक के रूप में काम करना इसने शुरू कर दिया। साथ में इसके अलावा जो करेंसी नोट इश्यू करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो बैंकिंग के काम है वो सारे करती है। जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करती थी, जो 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, उन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया। उस इंपीरियल बैंक को रिप्लेस कर दिया किसने? आरबीआई ने। ठीक है, तो 2 डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक 1935 1935 के अंदर ये शुरुआत हुई और 1949 के अंदर जो है वो ये सेंट्रल बैंक के रूप में भारत की स्थापित हो गई। ओके, इसी साल 1949 के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट और हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो आया। कौन सा? 1949। ये पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, उसका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो भी आज बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है, बैंकों की जो गवर्नेंस होती है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें जो है वो गवर्न होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। ओके, एक हिस्ट्री देख लेते हैं हम किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी मेजर बैंक है। फिर हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर आएंगे, बात करेंगे। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो क्या है? एक सरकारी बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। तो पहले जो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी कुछ सब्सिडरी या एसोसिएट बैंक्स और थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ एक इलाहाबाद थी, फिर एक इलाहाबाद थी, एक इंदौर थी, और ऐसी करीब 6-7 जो है वो सब्सिडरी थी। धीरे धीरे एसबीआई के अंदर उनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और आज की डेट में एसबीआई अकेली बची है। तो जो एसबीआई है और उसकी जो एसोसिएट बैंक है वो बेसिकली रूरल क्रेडिट और जनरल सामान्य आदमी की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए एसबीआई का मकसद ही क्या था कि जो दूसरी बैंक थी, निजी बैंक थी, वो एलीट क्लास के लिए थी, और ये जनरल पब्लिक के लिए जो बैंक बनाई गई। जो ऑल इंडिया रूरल कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, उसने रिकमेंड किया कि एक गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से ओन्ड बैंक होनी चाहिए। तो ये कमेटी का नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ठीक है, और जो इंपीरियल बैंक थी, टेकन ओवर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। अब देखिए, जो काम पहले इंपीरियल बैंक करती थी वो काम तो किसने ले लिया? आरबीआई ने ले लिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक वो हो गई। अब जो एक्चुअल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, जो डिपॉजिट और पैसों का जो लेन देन कर रही थी, वो सारा कामकाज किसने टेकन ओवर कर लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये एक नॉर्मल बैंक की तरह फंक्शन करने लग गई। और इसी इंपीरियल बैंक के जो सेंट्रल बैंक के रूप में जो रोल थे वो किसने आगे कैरी फॉरवर्ड किए? आरबीआई ने। ओके, ये इसका एक एक्ट पास हुआ था सेपरेट 1959 के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1955 के अंदर। तो ये 2 दिनांक जो है, डेट्स जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अब एसबीआई क्योंकि गवर्नमेंट बैंक थी, तो एसबीआई को हमेशा जो है वो फेवर मिलता रहा किससे? आरबीआई से। आरबीआई जो है वो खुद क्योंकि सेंट्रल बैंक है, तो उसने आगे एजेंट नियुक्त कर दिया एसबीआई को कि भाई गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारे भी यहाँ पे एसबीआई करेगी। इसके अलावा करेंसी चेस्ट मैनेजमेंट, फिर करेंसीज का ट्रांसपोर्टेशन, और जो इंपॉर्टेंट काम है अदर, उनके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो काम आरबीआई के द्वारा दिया गया। ओके, अब 3 बेसिक बातें बताई मैंने, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट अभी तक कुछ नहीं बताया। पहली बात, मैंने बैंकिंग का एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई कि सन 1800 से जो है वो बैंकिंग का इंडिया के अंदर बैकग्राउंड आप देख सकते हो। उसके बाद 3 गवर्नमेंट की बैंक हुआ करती थी, उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाई। फिर वो इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर रही थी, और नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक होती है उसकी तरह भी काम कर रही थी। तो 1935 के अंदर आरबीआई आई, और 1949 के अंदर आरबीआई सेंट्रल बैंक के रूप में काम करने लगी। तो इंपीरियल बैंक के वो सारे फंक्शन किसके पास आ गए? आरबीआई के पास। दूसरी तरफ इंपीरियल बैंक को अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर दिया गया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1955 से। ओके, क्लियर है? चलिए, अब इंडिया के अंदर बैंकिंग को, जो पूरा बैंकिंग का सेक्टर है, बैंक्स का पूरा जो सेक्टर है, 2 मेजर एक्ट है जो इसको गवर्न करते हैं। और भी कई सारे कानून रेगुलेशंस है, बट मेजरली ये 2, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसको पहले क्या बोलते थे, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ओके, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट के तहत क्या बनी, आरबीआई बनी। प्लस इसी एक्ट ने आरबीआई को पावर दिया कि आप इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और करंट कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है, पैसों की जो सप्लाई है, उसको रेगुलेट करने से संबंधित पॉलिसी होती है, जो हम आने वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आरबीआई एक्ट ऑथराइज करता है किसको, आरबीआई को। आरबीआई एक्ट से आरबीआई को ताकत मिलती है क्या, कि वो भारत की सेंट्रल बैंक के रूप में काम करे, और दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको बनाए, और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन, मनी की सप्लाई, पैसों की लेन देन, करेंसी नोट छापना, वो सारा कुछ जो मैनेजमेंट है वो किसके दायरे में आता है, आरबीआई के। अब आरबीआई एक्ट का एक सेकंड शेड्यूल है, एक शेड्यूल होते हैं किसी भी एक्ट के अंदर, तो उस शेड्यूल के अंदर जो बैंकों का नाम लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, शेड्यूल्ड बैंक। क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। मतलब वो आरबीआई के कुछ निर्धारित क्राइटेरियाज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उनको कुछ प्रिविलेज मिलती है। मतलब ये वो बैंक है जो आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज तो दूसरी भी होती है, नॉन शेड्यूल्ड भी, बट ये वो सारे जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हम आगे देखेंगे, उन सारी शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब ये टॉप की बैंक्स होती है, यूं समझ लीजिए, ठीक है, जिस पे आम आदमी पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। ठीक है, तो ये सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। तो जो शेड्यूल्ड बैंक हम कहते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का मतलब जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। दूसरा एक्ट कौन सा आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकों के साथ जो जनरल बैंक है जितनी भी, ये तो आरबीआई को डेडिकेटेड है, ये दूसरी जितनी भी बैंक है उन बैंकों के रेगुलेशन के लिए जो है वो कानून बनाया गया, और ये कानून भी इफेक्टिवली ऑथराइज करता है किसको, आरबीआई को, कि आप जो है वो, आपके पास पावर है आप नई बैंकों को लाइसेंस देना और उनके बिजनेस को रेगुलेट करना। ओके, तो हमें क्या समझ आया बताओ। आरबीआई एक्ट क्या करता है, आरबीआई एक्ट आरबीआई को एम्पावर करता है, किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए काम करने के लिए, इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। प्लस उसका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर जो बैंकों होती है, बैंक जो कवर होती है वो क्या कहलाती है, शेड्यूल्ड बैंक कहलाती है। फिर दूसरा एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो क्या करता है, अगेन इंडिया के अंदर जो जनरल सारी बैंक है उनके लिए जो नियम कायदे हैं वो इसमें लिखे गए। प्लस ये ऑथराइज करता है किसको, फिर से आरबीआई को, कि आप जो है लाइसेंस दोगे, आप जो है नियम बनाओगे, आप जो है वो क्या करोगे, इंडिया में बैंकिंग को रेगुलेट करोगे। ओके, नेक्स्ट, अब जो इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक्स का जो कल्चर है, हालांकि प्राइवेट बैंक पहले भी थी, लेकिन आपको पता हो तो नेशनलाइजेशन हुआ था। तो नेशनलाइजेशन के अंदर जो बड़ी बड़ी बैंक थी सबको नेशनलाइज करने का मतलब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, उनकी ओनरशिप किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास। लेकिन कुछ बैंक फिर भी प्राइवेट बच गई। अब जो नई प्राइवेट बैंक के बनाना, और आज के टाइम में हम प्राइवेट बैंकिंग देखते हैं गवर्नमेंट से पूरी टक्कर में है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा और भी कई तरह की बैंक है, वो जो क्या करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक को टक्कर देती है। तो 1991 के अंदर एक नरसिम्हा कमेटी बनी थी, ये बेसिकली 2 बार बनाई गई थी, नरसिम्हा कमेटी 1, 2। तो फर्स्ट जो कमेटी बनी थी उसने रिकमेंड किया कि जो है वो प्राइवेट बैंक्स को भी बराबर मौका दिया जाना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को बेटर सर्विस मिले, लोगों को ज्यादा बेहतर सर्विसेज मिल सके। ओके, ये कुछ नंबर्स दिए, ये आप देख लीजिए। आज के टाइम में शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है, 12, प्राइवेट सेक्टर कितनी है, 21, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी है, 12, पेमेंट बैंक 4, रीजनल रूरल बैंक 43 और फॉरेन बैंक है 45। ओके, तो इनके बारे में हम सब डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्या होती है पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या होती है प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, स्मॉल पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस। आइए, अब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब किसी भी बैंक की जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो है
वो किसके द्वारा ले लेना, गवर्नमेंट के द्वारा अपने पास ले लेना, उसका मालिकाना हक। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है तो कंपनी के सारे शेयर्स किसने ले लिए, गवर्नमेंट ने ले लिए। तो नेशनलाइजेशन किया गया था ताकि बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिल सके, लोगों का भरोसा बढ़ सके। अब देखिए बैंक गवर्नमेंट की है तो हम लोग भरोसा करते हैं कि भाई सरकार जो है वो हमारा पैसा डूबने नहीं देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे उस टाइम पे इतना ट्रस्ट नहीं था। तो 2 फेज के अंदर ये नेशनलाइजेशन किया गया था। फर्स्ट फेज हुआ था 1969, सेकंड हुआ था 1980। फर्स्ट फेज में ये 14 बैंकें थी, सेकंड में ये 6 बैंक थी। तो एक बार इनके ऊपर आप नज़र डाल सकते हो। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये कुछ हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें मैंने आपको बैंकिंग से रिलेटेड बताई। अब जो है हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बैंक के टाइप्स। ओके, देखिए एक होती है कॉमर्शियल बैंक्स, एक होती है कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डेवलपमेंट बैंक्स, और लास्ट जो है कुछ अदर टाइप्स की और बैंक जो आजकल आई है, जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गई, पेमेंट बैंक हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई। तो 4 मेजर कैटेगरी के अंदर हम बैंक्स को देखेंगे। इंडिया के अंदर जो बैंकिंग का पूरा ढांचा है वो 4 मेजर कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहली कौन सी, कॉमर्शियल बैंक, सेकंड कोऑपरेटिव, थर्ड ये डेवलपमेंट, और फोर्थ अदर। क्लियर, ओके। एक एक करके समझेंगे, पूरा समराइज करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, है ना। मैं अगर आपको लग रहा हूँ जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो भी आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड को धीरे कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली मैं आपको 2-2 बार बता रहा हूँ, प्लस अभी इसका रिवीजन भी करेंगे, आपको खुद को भी तो पढ़ना है। चलिए सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब ऐसी बैंक है जो किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। सिंपल, जैसे कोई बिजनेस होता है कॉमर्शियल मोटिव के लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि भाई पैसा कमाना है, ठीक है। आप सस्ते ब्याज पे पैसा लोगे, महंगे ब्याज पे आगे उधार दोगे, तो डिपॉजिट लोगे, आगे दोगे, सेवाएं दोगे, उनके बदले फीस लोगे, पैसा लोगे। तो जो ये कॉमर्शियल बैंक्स है वो मेजरली 3 टाइप की होती है, एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है, पब्लिक सेक्टर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सरकारी बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक कहां से आई बताओ, तो 14 बैंक जो 1969 के अंदर क्या हुई, जिनका नेशनलाइजेशन हुआ। फिर 6 बैंक और जिनका 1980 के अंदर क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। तो ये 20 बैंकें जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई, मतलब जिनका मालिकाना हक किसके पास आ गया, सरकार के पास आ गया। लेकिन धीरे धीरे सरकार को लगा कि पूरा जो मालिकाना हक है, जो सारे शेयर्स हमें खुद रखने में कोई फायदा नहीं है, तो इन्हें जैसे जैसे पैसों की जरूरत हुई, इन्होंने शेयर किसको इश्यू किए, पब्लिक को इश्यू किए। और एट प्रेजेंट जो है इनके मिनिमम 51% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, बाकी किसके पास है, पब्लिक के पास है। आप और हम जैसे जैसे, अगर मैं चाहूँ तो SBI का शेयर परचेज कर सकता हूँ, आप चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक। कौन सी बैंक सरकारी हुई बताओ, जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था, जिनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन पहले तो पूरा 100% ओनरशिप ली, फिर पब्लिक को भी शेयर कुछ इश्यू कर दिए गए। तो दीज आर दी शेयर बैंक्स विच आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। शुरुआत में 14 बैंक, फिर 6 और बैंक जो है वो नेशनलाइज हुई, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको भी अलाउ किया गया कि आप मार्केट से, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, शेयर इश्यू कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 51% तो अभी भी किसके पास है, सरकार के पास। और वर्तमान में ऐसी पब्लिक सेक्टर कितनी बैंक है, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, कितनी, 12। ये संख्या मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। 12 जो है शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंकें कितनी है, 12। ओके, क्लियर। दूसरे आते हैं किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर कौन सी है बताओ, एक तो जो नेशनलाइजेशन के वक्त जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, वो पुरानी जो बैंकें चल रही थी और जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। दूसरा 1991 के अंदर जो नरसिम्हा कमेटी बनी,
उस नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया, जिसके अंदर HDFC, ICICI, येस बैंक। तो ये दो तरह की बैंक जो है वो आज प्राइवेट बैंक के रूप में हमारे सामने आती है। एक तो जो पहले से चल रही थी और जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, और दूसरा जिनको 91 के बाद में लाइसेंस दिए गए। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑल बैंक्स वर नॉट नेशनलाइज्ड। जैसे ये फेडरल बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, ऐसी कुछ बैंकें थी छोटी छोटी जिनको नेशनलाइज नहीं किया, तो वो आज भी फंक्शन कर रही है। फिर नरसिम्हा कमेटी 1991 के अंदर कमेटी ने रिपोर्ट दी और जुलाई 1993 के अंदर फाइनली RBI ने प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग में अलाउ किया। उसके बाद UTI बैंक जो बाद में एक्सिस बन गई, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, यस, इस तरह की मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी। ठीक है, करीब 10 लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें से 4 जो है बाद में मर्ज हो गई थी एक दूसरे में। जैसे टाइम्स बैंक थी वो HDFC में मर्ज हो गई। और एट प्रेजेंट ऐसी टोटल कितनी 21 शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है। ओके, कितनी 21। तीसरी कैटेगरी आती है फॉरेन बैंक। ये किस में देख रहे हैं तीनों कैटेगरी हम? ये हम देख रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर। किसके अंदर? कॉमर्शियल बैंक। ओके, देखिए, फॉरेन बैंक का मतलब वो सारी बैंक जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, और जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, मतलब इनका रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी ये लोकेटेड तो है कहाँ? रजिस्टर्ड कहाँ है? भारत के बाहर है, आउटसाइड इंडिया। लेकिन इनका या तो एक होली ओन्ड सब्सिडरी, या तो इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी, या वो अपनी ब्रांच इंडिया में खोल रहे हैं, या वो अपनी ब्रांच इंडिया में खोल रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक बोलते हैं। समझ लीजिए, कोई मान लो HSBC लिमिटेड है। अब HSBC की एक सब्सिडरी है HSBC इंडिया लिमिटेड, मतलब इसके शेयर्स किसके पास है? सारे के सारे फॉरेन में है। अब ये कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब 100% शेयर इसके किसके पास है? फॉरेन के उस होल्डिंग कंपनी के पास। तो ये क्या हो गई? एक फॉरेन बैंक हो गई भारत की। या दूसरी तरफ आप देखिए, सिटी बैंक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, वो इंडिया में अपनी सिर्फ ब्रांचेज खोल रही है, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है, तो ये भी क्या है? एक फॉरेन बैंक है। ओके, क्लियर है? भारत के अंदर टोटल ऐसी 45 शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स है जो अपनी ब्रांचेज के जरिए या सब्सिडरी कंपनीज, होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनीज के जरिए काम कर रही है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में हमने पूरा देखा। 3 तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। दूसरा सिस्टम है कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं सहकारी। इसका बेसिकली फंडा होता है कि भाई लोग जो है आपस में एक दूसरे की क्या करे? मदद करे। कोऑपरेटिव का मतलब भाई एक सब के लिए, सब एक के लिए, कि भाई हम 4 लोग हैं, अलग अलग क्यों हैं, हम झुंड में आ जाते हैं। हमारा पैसा भी हम इकट्ठा रखेंगे, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा उसमें से, जब जरूरत पूरी होगी वापस जमा करवा देगा। तो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली है कि लोग आपस में ही मिलके क्या करे? कोई चीज को चलाए, एक दूसरे की मदद करे। अब ये जो कोऑपरेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड होता है मेंबरशिप के ऊपर, कि मान लो एक कोऑपरेटिव कोई संस्था है, तो उसके जो मेंबर्स है, उसके जो शेयर होल्डर्स है, वही क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। तो वो मेंबर्स आपस में क्या करते हैं? ट्रांजैक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव संस्था बनाई, उसके 10,000 हम लोग मेंबर हैं। तो अब हम अपनी सेविंग वहां जमा करवाएंगे बैंक के अंदर, मुझे जरूरत होगी तो मैं लूंगा। अब वो किसी थर्ड पार्टी को लोन वगैरह नहीं दे सकती, थर्ड पार्टी से पैसा भी नहीं ले सकती। क्लियर? ये क्यों लाया गया कोऑपरेटिव बैंकिंग का सिस्टम? ये इसलिए लेके आया ताकि लोगों का आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है कि मैं मेरे गांव के 10 लोगों को जानता हूं, तो हम लोग जो है आपस में एक दूसरे को क्यों ना सहयोग करें। अब ये जो कोऑपरेटिव का सिस्टम है, इसको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो लागू किया गया। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर
लागू किया। तो पहली बात तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो तो एज इट इज लागू होता ही है इसके ऊपर, लेकिन ये मेनली जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो विद इन स्टेट काम करती है, एक ही राज्य के अंदर काम कर रही है। एक होती है जो मल्टी स्टेट होती है, मतलब एक से अधिक स्टेट्स के अंदर काम करती है। विद इन स्टेट जो काम करती है उसको कौन से लॉज गवर्न करते हैं, उस स्टेट के जो कोऑपरेटिव लॉज है वो, मल्टी स्टेट है तो सेंट्रल जो कोऑपरेटिव लॉ है उसके जरिए वो रजिस्टर होती है, ऑपरेट करती है। अब ये जो बैंक्स है, कौन सी कोऑपरेटिव जो बैंक के पूरा वर्ड है बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हो गई, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक प्राइवेट मेजर हिस्सा तो उनका है। दूसरी तरफ ये कोऑपरेटिव बैंकिंग का पूरा जगत है जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो दो तरह के बैंक्स की कैटेगरीज पाई जाती है। एक है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये वो सारी बैंक है जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। कैसे? शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर की क्रेडिट को पूरा करती है। मान लो मुझे अभी फसल बोनी है, साल भर के लिए 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इन बैंकिंग के इन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाऊँगा, वहाँ से पैसा लूँगा, 6 महीने साल भर में लौटा दूंगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मुझे 5 साल 10 साल के लिए जो है वो पैसा चाहिए, तो मैं लॉन्ग टर्म जो है इन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाऊँगा। ओके, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स की शुरुआत ही क्यों की गई थी? रूरल एरियाज के लिए की गई थी। किसके लिए? रूरल एरियाज के लिए। लेकिन लेटर ऑन इनको अर्बन एरियाज के अंदर भी स्टार्ट किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए दिक्कत कहाँ है, 75% इंडियंस कहाँ रहते हैं? हम लोग गाँव के अंदर है, और गाँव के अंदर बैंकिंग की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी सिटीज़ के अंदर, लोग उतने कनेक्टेड नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव था इस कॉरपोरेटिव बैंकिंग को, कि जो कॉमर्शियल बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक है, वो तो अपना कस्टमर बेस देखती है कि सिटीज़ के अंदर कस्टमर है तो वो वहीं लोन देती है, वहीं काम करती है। गाँव के अंदर ब्रांचेज खोलना उनके लिए संभव नहीं है। तो गाँवों को लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम शुरू जो है वो किया गया था। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह की नीड को पूरा करने के लिए ये जो है वो शुरू की गई। अब देखिए शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म की जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये एट बेस लेवल, मतलब आप गांव के अंदर आप देखोगे, हमारे वहाँ पे सोसाइटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब हर गांव के स्तर पे एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है। उस सोसाइटी का एक अध्यक्ष होता है, एक मैनेजर होता है। वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म की नीड के लिए हर साल जो है वो पैसा लोगों को देता है। बेसिकली यहाँ रिन्यूअल ही होता है कि मान लो मिस्टर ए है, उन्होंने 1 लाख रुपया उठाया अपनी ज़मीन के फसल के आधार पे, ठीक है। तो साल खत्म हुआ, वो एक बार आता है 1 लाख जमा करवाता है, फिर 1 लाख विड्रॉ कर लेता है, फिर आता है, फिर जमा करवाता है, फिर विड्रॉ कर देता है। बहुत नॉमिनल इसका ब्याज होता है। समझ रहे हो बात? ये होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये जितनी भी सोसाइटीज है ये सब कनेक्टेड होती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक होती है कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उससे ये कनेक्टेड होते हैं। और फिर स्टेट लेवल पे जाके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ जाते हैं। तो 3 चरण के अंदर ये चलती है। ओके, क्लियर है? अब सुनिएगा, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ये क्या करती है? लोन्स देती है। किसको? शॉर्ट टर्म की नीड के लिए, शॉर्ट टर्म की नीड के लिए किसानों को, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो डीसीसीबी, इसको बोलते हैं डीसीसीबी। फिर ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लेके आते हैं। ओके, वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो इसमें 2 स्तर पे होती है। एक होती है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। फिर होती है स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो 2 स्तर पे ये काम करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से चार्ट बना के आपको बता दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है।
ओके, तो यहाँ तक आई होप जो है थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का सिस्टम है, कौन सा? कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दो तरह की होती है। एक तो किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 3 टियर सिस्टम है। प्राइमरी लेवल पे जो सोसाइटी होती है, क्रेडिट सोसाइटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्राइमरी और एक स्टेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। ओके, अब इसके अलावा अर्बन एरिया जो है उनको भी कनेक्ट किया गया और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की भी शुरुआत की गई। तो ये बेसिकली यहाँ पे वो टीयर वाला सिस्टम नहीं है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज के अंदर लोकेटेड होती है, छोटी छोटी जो सिटीज़ कस्बे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर यही एक से ज़्यादा स्टेट में काम करे तो इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आरबीआई से रजिस्टर भी हो सकती है। इनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, सॉरी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है अगर ये आरबीआई के उस सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाते हैं तो। क्लियर है? ओके, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं डिस्कशन को, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। दूसरी बात, जो सिलेबस है अपना यूनिट 7 का, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आप बस साथ साथ में इन चीज़ों को खुद से जो है वो पढ़ते रहिएगा, बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।